बीरेन डंगवाल का जन्म जो है वो हुआ है 5 अगस्त। बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है उत्तरांचल में, जो टिहरी गढ़वाल है। क्लियर हो जाएगा। ये जो फेमस कार्य है इनका, ये अमर उजाला के संपादक रहे हैं। किसके संपादक हैं ये? अमर उजाला के संपादक रहे हैं ये। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनमें कि इनकी एक प्रसिद्ध कविता रही है इसी दुनिया में। इसी दुनिया में इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। आप ये सब याद रखेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी हो। इनकी एक और प्रसिद्ध कविता है जिस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है दुष्चक्र। दुष्चक्र में स्रष्टा। दुष्चक्र में स्रष्टा, इस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी का इनको इसमें पुरस्कार मिल गया। अच्छा, सामयिक कविता जो कवि जो है ये बीरेन डंगवाल की कविताओं में का संकलन है दुष्चक्र में स्रष्टा। वहीं से यह कविता ली गई है हमारी नींद। कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में स्रष्टा से, जो यहाँ बोर्ड पर है लिखा हुआ, इसी से ये हमारी नींद शीर्षक कविता ली गई है। इसमें सुविधा पसंद आरामदायक जीवन जीने वाले लोग और समाज में जो बेपरवाहियां हैं उनसे अलग रहने वाले लोगों का चित्रण इस कविता में किया गया है। हमारी नींद के दौरान कवि का कहने का आशय है कि जब हम नींद में होते हैं उसी समय कुछ इंच पैर बढ़ जाते हैं। जिस बीज को हम जमीन के नीचे बोते हैं वह बीज भी फूलकर सुबह में, जब तक हम सोए होते हैं तब तक में फूलकर उसमें से कोपल, ठीक है ना, अंकुरित हो जाता है और वह मिट्टी को ढकेलकर ऊपर की ओर आना प्रारंभ कर देता है। एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। जब तक हम सोए होते हैं, यानी हम जो जीवन बेपरवाहियों से जीते हैं, इसी क्रम में एक मक्खी जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो अपना जीवन चक्र को पूरा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो लेता है। कई शिशु पैदा हो जाते हैं और उसमें से कई मर भी जाते हैं। कई लोग तो दंगे में, आगजनी में और जो जगह जगह पर जो बम फोड़ने की समस्या या आतंकवादियों की समस्या होती है उनसे जूझकर भी मर जाते हैं। इसी बीच हम बेपरवाह होते हैं, लेकिन गरीब बस्तियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ वे लोग धमाके के साथ देवी जागरण करते हैं लाउड स्पीकर बजा कर। लाउड स्पीकर आप लोग जानते हैं, वो बड़ा सा जिसके पीछे कुछ नहीं लगा रहता है वो लाउड स्पीकर होता है ना। यानी कवि के कहने का अर्थ है कि साधन तो अत्याचारियों ने सभी जुटा लिए हैं। हमारे जीवन को नष्ट करने के सारे साधन हमारे समाज में ही मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन जो है वह बहुत ही हठीला है और हर समस्या को झेलते हुए वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि सभी लोग समाज में सोए और बेपरवाह ही नहीं रहते हैं। जो जगह हैं वो इनके मुख्य दर्शक भी बने हुए होते हैं। और लोग भी हैं, कई हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनका। इसी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समय समय पर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मुख्य दर्शक होते हैं, कभी भी विषम परिस्थिति में हमारा मदद नहीं करते हैं, और जब आप मदद लेने के लिए जाते हैं तो वो मना करना भी नहीं भूलते हैं। तो इस प्रकार जब आप इस कविता का भाव समझ लेंगे तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या बीच में जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे व्याख्या की पंक्ति पर। जैसे इसमें व्याख्या की पंक्ति है, गरीब बस्ती में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो मैंने पिछले क्लास में, पिछले कविताओं में भी कहा था कि जब हम कविता की पंक्ति का व्याख्या कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश। हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं प्रस्तुत पद्यांश। कवि का नाम लिख देंगे, बीरेन डंगवाल रचित हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें जीवन की बेपरवाहियों का चित्रण किया गया है।
किसका चित्रण किया गया है? बेपरवाहियों का चित्रण किया गया है। और यहाँ तक लिखने के बाद हम इसका भाव लिखना स्टार्ट करेंगे कि हम भले ही समाज में जगह ना हो, हम समाज के मदद के लिए भले ही खड़े ना हो, लेकिन इसी बीच गरीब बस्तियों में भी धमाके से देवी जागरण होता है। देवी जागरण जब कोई बड़ा पर्व होता है, दुर्गा पूजा और काली पूजा या छठ होता है, तो उसमें रात भर जगने के लिए लोग देवी जागरण करते हैं। तो ये लाउड स्पीकर बड़े पैमाने पर ये होता है और उसके कुछ फायदे भी हैं तो उसके कुछ हानियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार इस कविता का भाव आप आराम से लिख सकते हैं। जब आपको यह कविता का भाव याद होगा तो आप आराम से इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। कवयित्री अनामिका के द्वारा रचित कविता आपके सामने प्रस्तुत है, अक्षर ज्ञान। यह कविता भाव प्रधान कविता है। कवयित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ है। यह बिहार की रहने वाली हैं। ये मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रही हैं बिहार विश्वविद्यालय में। इनकी प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है कवि ने कहा। इसी कवि ने कहा संग्रह से यह कविता अक्षर ज्ञान ली गई है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। यह अक्षर ज्ञान कविता अपने आप में एक गंभीर आशय प्रस्तुत करती है कि जब बचपन में बच्चा कविता सीखना स्टार्ट करता है तो कविता सीखते समय, यानी जब वो अक्षर ज्ञान सीखता है तो अक्षर ज्ञान सीखते समय वो क ख लिखने में अ आ लिखने में किन किन समस्याओं को फेस करता है, क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब को इन्होंने जीवंत रूप में इस कविता में दिखाने की चेष्टा की है। इस तरह इस कविता का भाव अत्यंत गंभीर स्पष्ट होता है। कवित्री स्टार्ट करती है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। कवित्री कहती हैं कि जब हम अभी जो बच्चा पढ़ता है तो वह चौखटे वाला कॉपी यूज करता है, या स्क्वायर साइज का कॉपी होता है, इसी में वह अभी हम लोग बच्चों को लिखाना स्टार्ट करते हैं। तो जब छोटा बच्चा ये क लिखता है तो उसका चौखटे में क नहीं अटता है और वह क क्या हो जाता है, तो उसका ये पूछ बाहर चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो हम लोग पढ़ते हैं क से कबूतर, क से क्या होगा? कबूतर। कबूतर है, फुदक के थोड़ा सा बाहर चला जाता है, कूद कर वो, ठीक है। अच्छा, जब वो ख लिखना स्टार्ट करता है तो ख जो ही वो लिखता है, फिर वो ऐसे ही स्क्वायर वाले में ख लिखता है तो उसका ख का कुछ नहीं बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है बड़ा? ख से खरगोश। उसका ख भी खरगोश की तरह बेचैन है, जो हमेशा इधर से उधर भागता रहता है। जब वो ग लिखने की कोशिश करता है तो उसका ग गमले की तरह टूटने लगता है। क्यों? तो ग से हम लोग क्या पढ़ते हैं? गमला। घ से घड़ा। घड़ा के पास जो होता है अपना सरफेस नहीं होता है, इसीलिए इसको जब भी हम रखते हैं ये या तो इधर टेढ़ा हो जाएगा या तो इधर टेढ़ा हो जाता है। इस घड़ा को रखने के लिए हम लोग घर में क्या करते हैं, इसके नीचे एक समतल सा स्पेस बना देते हैं कपड़ा का या किसी भी चीज़ का, तब वो जाके इजी वे में वहाँ बैठ पाता है। तो घ से घड़ा है, इसीलिए घ भी उसका लुढ़क जाता है। और सबसे समस्या तो उसको होती है अंगा लिखने में। जब वह ये अंगा लिखता है तो अंगा में दो वर्ण है, एक तो ड है। ड को वह क्या समझता है कि ड जो है वह माँ है, ड क्या है? माँ है। और ये बिंदु जो है वह माँ के गोद में बैठा हुआ क्या है? वो बच्चा है। तो जो सीख रहा है वो तो खुद ही बच्चा है, जो सीख रहा है वो क्या है? खुद ही बच्चा है। उसे क ख ग तो संभाल नहीं रहा था, अब वो यहाँ पर अंगा में आकर माँ और बेटा दोनों को कैसे संभालेगा? एक तो उसका खुद का बचपना, उस पर से माँ बेटा दोनों को कैसे संभालेगा? तो इसलिए माँ बेटा बेचारे से नहीं सधते हैं, ठीक है ना। माँ और बेटा उससे नहीं संभल रहा है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को संभालने के लिए अनवरत कंटिन्यू कोशिश कर रहा है। कंटिन्यू क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है कि ये माँ बेटा किसी तरह मेरे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन कंट्रोल करते करते बेचारा विफल हो जाता है, और विफल जो ही होता है वैसे ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसकी आंखों से क्या आने लगेंगे? आंसू आने लगते हैं। और जो ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि हम क्या हो गए? विफल हो गए। क्या हो गए? हम विफल हो गए। यही जो विफल है, विफल मतलब सफल न होना,
यही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि हम विफल हुए तो हम उस पर चिंतन करते हैं कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हुए, क्या गलती हुई हमसे कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अगर इस विफलता पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो हमें सफलता का द्वार भी नजर आने लगता है, और यही से विफल होते होते वह बच्चा भी सीख लेता है और बाद में पूर्ण अक्षर का वह ज्ञाता बन जाता है। इस लेसन से भी कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है, आप तो समझ रहे हैं। खालिस बेचैनी किसकी होती है, खरगोश की होती है। उसके अभिप्राय क्या है कि वह जब अक्षर ज्ञान लिखना स्टार्ट करता है जिसमें 2 वर्ण लिखना पड़ता है, एक र की तरह ऐसे, एक व की तरह ऐसे, और यह लिखने में इसका कुछ जो है फिसल जाता है, और इसीलिए खरगोश कभी भी स्थिर नहीं होता है। वह अपने जीवन में बहुत सचेत प्राणी है, इसलिए वह हमें बेचैन की तरह दिखता है। व्याख्या की पंक्ति में फिर आप वही ध्यान रखेंगे कि जब हम लिखते हैं गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कवित्री अनामिका रचित अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से ली गई है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवित्री ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से बच्चे के अक्षर ज्ञान को ग्रहण करने की क्रिया का वर्णन किया है। और उसके बाद गमले से टूटता और घर तक उसका मीनिंग हम लोग उसमें लिख देंगे, अपने आप ये हमारा व्याख्या भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। जीवनानंद दास के द्वारा रचित कविता है लौट कर आऊंगा फिर। कविता का नाम क्या है, लौट कर आऊंगा फिर। जीवनानंद दास बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के कवि है ये, बंगाल के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल में ही हुआ था। इनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में 1954 ईस्वी में हो गई। कुल मिलाकर यह 55 वर्ष तक जीवित रहे। कितने वर्ष तक जीवित रहे ये, 55 वर्ष तक ये जीवित रहे। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृति है वह वनलता सेन। कौन सी प्रसिद्ध काव्य कृति है, वनलता सेन इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति रही है। और भी इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। ठीक है, उनमें से ये सबसे फेमस है। 1952 ईस्वी में इसी के कारण, वनलता सेन के कारण 1952 ईस्वी में इन्हें साहित्य का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। चूंकि यह जो जीवन लौट कर आऊंगा फिर, यह जो मूल कविता है, यह मूल कविता बंगला में है। किस भाषा में है, मूल कविता बंगला भाषा में है। इसको भाषांतरित यानी ट्रांसलेट जो किया गया है वो है प्रयाग शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा, प्रयाग शुक्ल ने इस बंगला कविता को हिंदी कविता में ट्रांसलेट किया है, जो हिंदी में हमारे पाठ्य पुस्तक में यह दिया गया है। कविता का भाव आप समझ लेंगे तो कविता भी आपको समझ में आ जाएगी। कविता का भाव कहता है कि यह कविता लौट कर आऊंगा फिर अपने देश प्रेम को प्रकट करता है। किसको प्रकट करेगा, देश प्रेम। कि कवि जीवनानंद दास की क्या इच्छा है कि चूंकि वह बंगाल में जन्म लिए हैं तो उनकी इच्छा है कि मैं जब भी जन्म लूँ, चाहे किसी भी रूप में जन्म लूँ, पशु बनूं, पक्षी बनूं, कीड़ा बनूं या जो भी बनूं मैं, लेकिन मैं लौट कर फिर से कहाँ आऊँ, इसी बंगाल में आऊँ। तो बार बार, चूंकि बंगाल में विशेष रूप से नैसर्गिक सौंदर्य हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है, और वहाँ की जो मोहक भंगिमा है वह भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए ये बार बार अपने को बंगाल में उत्पन्न करने की बात करते हैं। कविता प्रारंभ होता है, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो, कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पैन आऊँगा एक दिन। कभी कहते हैं कि जब मैं वापस लौटकर इस बंगाल में आऊँगा, यानी इस धरती पर वापस आऊँगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस जगह जन्म लूँ जहाँ नदी बहती है, जहाँ नदी के किनारे धान के खेत होते हैं। जहाँ नदी के किनारे क्या होते हैं, धान के खेत होते हैं। उस समय ऐसा भी हो सकता है कि मैं मनुष्य के रूप में न आऊँ, क्योंकि हम कोई भी आदमी नहीं जानते हैं कि अगला जन्म जो हमारा होगा वह किसका होगा, मनुष्य का होगा या नहीं होगा। कौवा भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, ठीक है ना,
कोई मोटा पक्षी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो कौवा भी बन सकता है वो। धान, लेकिन धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक मैं कहाँ जन्म लूँगा, तो उस खूबसूरत जगह पे जो धान के खेत से स्टार्ट होता है और कटहल के बगीचा तक जाकर समाप्त होता है, मैं वहाँ पर भरता पेंग लंबी लंबी टांगों को भरता हुआ एक दिन फिर से इसी बंगाल में आऊँगा। यह जो है यह इस भाव को क्लियर करता है कि कवि को अपने देश, अपने बंगाल के प्रति अत्यंत प्रेम है और इसीलिए उस प्रेम के वशीभूत होकर बार बार वो वहीं पर आने की बात करते हैं। एक पंक्ति है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, आऊँगा मैं नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। तो कभी फिर क्या कह रहे हैं कि मैं बनकर हंस किसी किशोरी का, किशोरी मतलब किसी लड़की का हंस बनकर मैं आऊँगा, क्या करूँगा, तो पैर में घुंघरू बांध लूँगा, मैं अपने पैरों में क्या कर लूँगा, घुंघरू बांध लूँगा, ठीक है ना। घुंघरू बांधने का मतलब समझ गए, लड़कियाँ जो आजकल घुंघरू बांध कर डांस करती हैं। तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, क्या करूँगा मैं, दिन भर पानी, क्या बनकर आऊँगा, तो हंस बनकर आऊँगा और तैरूंगा पानी में जिससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि मेरे पैरों में क्या बंधा होगा, घुंघरू बंधा होगा। तो मैं जब पानी में तैरूंगा तो वह पानी में क्या करेगा, मधुर ध्वनि को उत्पन्न करेगा, है ना। और मैं इसी जगह आना चाहूँगा, नदी के किनारे जो घास उत्पन्न होता है, और जब आप जाएंगे नदी के किनारे तो आपको उस घास के नज़दीक जब बैठेंगे तो आपको घास की खुशबू आएगी आपके नाकों में। किसकी खुशबू आती है, घास की खुशबू आती है। तो वह खुशबू भी क्या करता है, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि मैं आऊँगा इसी घास के पास, जहाँ की नदियाँ, जहाँ के मैदान मुझे क्या करेंगे, फिर से बुलाएंगे, है ना। मैं उस जगह पे आऊँगा, किस जगह पर, उस नदी के किनारे जिस किनारे को नदी क्या करती है, बह बह कर हमेशा धोते रहती है। क्योंकि नदी कहने का अर्थ क्या होता है कि उसका पानी क्या हो रहा है, अनवरत बह रहा है। और जब उसका पानी बहेगा तो किनारे पर जो भी गंदगी होती है वह पानी क्या करता है, अपने साथ बहाकर आगे की ओर लेकर चला जाता है। तो सजल किनारा, सजल मतलब जल से युक्त किनारा, मैं वैसे इस नदी के किनारे जो हमेशा जल से भरा होता है, जहाँ हरी घास अपनी खुशबू से, ठीक है ना, हर किसी को बुलाते रहती है, मैं उस जगह पर फिर से वापस आऊँगा, है ना। तीसरी पंक्ति में यह कहते हैं फिर कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हैं उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए, देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, फटे उड़ते पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। तो अब फिर कह रहे हैं कि तुम जब शाम में देखोगे उल्लू को उड़ते हुए, शाम में किसको उड़ते हुए देखोगे, उल्लू को, इसमें से कोई नहीं ना है, तब ठीक। तो शाम में भी तुम क्या करोगे, किसी उल्लू को उड़ते हुए देखोगे, है ना। और उसकी बोली तुम कहाँ सुनोगे, कपास के पेड़ पर। कपास का पेड़ किसी ने देखा है इसमें से, कॉटन का पेड़ किसी ने देखा है। कॉटन कहने का मतलब वह नहीं है वो जिसमें लाल फूल आता है, ठीक है ना, सिमल नहीं, जो सेमल का पेड़ जो हम लोग बोलते हैं, ये सेमल का पेड़ है ना जिसमें रुई आता है, लाल लाल फूल आता है, अभी थोड़ा दिन में आ जाएगा लाल लाल फूल, वो नहीं। कपास का एक पेड़ अलग होता है, ठीक है ना, जो कनेर का फूल के जैसा पेड़ होता है, जैसा यहाँ लगा हुआ है वो फूल होता है। इसमें जो है पीला पीला फूल आएगा। कैसा फूल आता है, कहीं कहीं पीला फूल आएगा, कहीं कहीं जो है वो कैसा आता है, पिंक कलर का फूल आता है। उसमें जो रुई उत्पन्न होता है, उसी रुई का उपयोग हम लोग दीप जलाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। उसी रुई का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, दीप जलाने में करते हैं। जो कपड़ा बनता है अपना, वो उसी कपास का बनता है जो मेनली काली मिट्टी का फसल माना जाता है। क्लियर ना। वो सेमल आप लोग ना समझ लीजिएगा जिसमें लाल लाल फूल आएगा और उसमें जो है क्या होगा, उसमें उसके फूल को बकरी मैडम जो है खूब चबाती है, वो वाला अर्थ में आप नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो कपास के पेड़ पर उसकी बोली सुनोगे, किसकी बोली सुनोगे,
उल्लू की बोली सुनो बेटा, जोर से बोलो उल्लू, हाँ, तो पता चलेगा कि है अगल बगल में भी। अच्छा, घासीली जमीन पर, जो किनारे पर घास की जमीन है उस पर कोई बच्चा, चूँकि बंगाल में नदियाँ ज़्यादा हैं और उसकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर धान की फसल ज़्यादा होती है। क्या चीज़ की फसल ज़्यादा होगी? धान की फसल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर स्वाभाविक है लोग चावल को ज़्यादा खाते भी हैं। क्योंकि नदियाँ, तालाब, पोखर वहाँ ज़्यादा है, लो लैंड एरिया है। लो लैंड एरिया होने के कारण वहाँ पर मछलियाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ के लोगों का मेन जो पसंदीदा भोजन भी होता है वो क्या होता है? मछली और भात। तो ये भी कह रहे हैं कि जब मुट्ठी भर चावल कोई बच्चा, उबला हुआ चावल, उबला चावल मतलब भात जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जब वो फेंकेगा तो उसी जगह तुम देखोगे रूपसा नदी के गंदले से पानी में, एक नदी का नाम है रूपसा, जिसका पानी क्या है? गंदला है। गंदा पानी कहने का मतलब है कि वह नदी का बहाव कम है। नदी का बहाव क्या है? कम है। कम होने के कारण उसका पानी में गंदगी ज़्यादा होता है, तो वहाँ मछलियाँ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, या जो बड़े भी होते हैं वो क्या करते हैं कि नाव ले लेते हैं, क्योंकि उस नदी की गहराई भी है, तो उतना गहराई में वो जा नहीं सकता, कादों में फंस जाएगा, कीचड़ में। तो वो क्या करता है कि नाव लेकर जाता है। नाव से या तो उसके पास कुछ हथियार होता है, जैसे नीचे मछली को मारकर वो जो है निकालता है, या कम पानी में जाल फेंक कर भी वो मछली को पकड़ता है। उसी नाव के ऊपर एक पाल चढ़ा होता है। पाल आप लोग समझते हैं? नाव के ऊपर पाल समझते हैं? क्या होता है? ये जो नाव जो होता है, ये जो नाव का स्ट्रक्चर है, ये नाव है। नाव के ऊपर क्या करता है, एक ऐसा लगा दिया और एक ऐसा लगा कर जो इसमें जो एक कपड़ा ऐसे करके लगा होता है। हाँ, क्या ये क्या फिक्स करेगा? डायरेक्शन फिक्स करता है। यानी इधर से अगर हवा चल रही है तो बच्चा तो मछली पकड़ने में व्यस्त है, वह क्या करने में व्यस्त है? मछली पकड़ने में। तो नाव अपनी गति से ये धीरे 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 हवा पर, जब हवा का जब जोर आता है इस पाल पर, कपड़ा पर, तो ये धीरे धीरे नाव को आगे की ओर ले जाता है और वो नाव को बैलेंस में भी रखने का काम कंटिन्यू करते रहता है। तो वह पाल चढ़ाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाव पर पाल का चढ़ना। फिर तुम देखोगे शाम में जब रंगीन बादल के बीच सारस लौटते हैं। अपने शाम का सब मौसम देखा होगा, शाम में क्या होता है कि जो भी पक्षी हैं दिन में तो अपने भोजन की खोज में चले जाते हैं, शाम में वो लौटकर जो है फिर से आते हैं। तो बड़े पैमाने पर झुंड के रूप में वो आते हैं। तो उन झुंडों में वो झुंड पक्षियों का किसका होगा? तो सारस का होगा। किसका होगा? सारस का। उस झुंड में तुम मुझे देखना, मुझे पहचानने की कोशिश करना, उस पक्षी में से कोई एक मैं होऊंगा। ठीक है? तो इस प्रकार इन्होंने अपने मन के भाव को इस कविता में प्रकट करने की चेष्टा की है। अब व्याख्या की पंक्ति में आपको मैंने पहले भी व्याख्या बता दिया कि जब भी कोई पंक्ति व्याख्या की आती है, जैसे खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा एक दिन बंगाल में, तो फिर वही लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत कविता जीवनानंद दास रचित लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने अपने मातृभूमि के प्रति उत्कट प्रेम को प्रकट किया है और कहा है कि मैं किसी भी रूप में जन्म लूं लेकिन बंगाल में ही मैं वापस आऊं। यह उनके अपने मातृभूमि के प्रति स्नेह को प्रकट करता है। रिल्के, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। कौन सी कविता है? मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। ये इनका जीवन क्रम है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता मेनली जर्मन भाषा की लिखी गई कविता है। किस भाषा की कविता है यह? जर्मन भाषा की यह कविता है। ठीक है। इस जर्मन भाषा की कविता को भारत के प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती ने भाषांतरित किया है। भाषांतरित करना मतलब जर्मन भाषा को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इसी ट्रांसलेटेड कविता मेरे बिना तुम प्रभु हम लोग के शीर्षक पाठ में दी गई है। इनकी कविताओं का प्रमुख संग्रह है देशांतर। देशांतर क्या है?
कविताओं का संग्रह है। यह जो मेरे बिना तुम प्रभु है वो यहीं से ली गई है। कहाँ से ली गई है? देशांतर से ली गई है, याद रहेगा। रेनर मारिया रिल्के के द्वारा दो प्रमुख उपन्यास लिखे गए हैं। एक टेल्स ऑफ अलमाइटी, क्या नाम है? गुड। द नोटबुक ऑफ माल्टे, क्या है? द नोटबुक ऑफ माल्टे। ये दोनों उपन्यास है। एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है लाइफ एंड सॉन्ग्स। प्रमुख कविता संग्रह कौन सा है? लाइफ एंड सॉन्ग्स। और एक है एडवेंट, क्या है? एडवेंट। एडवेंट, इसे भी आप देख लें, यह है एडवेंट, यह भी कविता संग्रह है। ठीक है। रेनर मारिया रिल्के ने जो कविता लिखी है मेरे बिना तुम प्रभु, यह ईसाई कवि जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। कैसे कवि थे? ईसाई कवि जैसे पवित्र आस्था के ये कवि हैं। अच्छा, इनकी कविताओं में थोड़ा रहस्यवाद भी दिखाई पड़ता है। क्या दिखेगा हमको इनकी कविताओं में? रहस्यवाद का भाव भी हमें दिखाई पड़ता है कि जो भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या रहस्य छुपा होता है, उसको भी इन्होंने स्पष्ट करने की चेष्टा की है। इस कविता का जो मूल थीम है, इस कविता का जो मूल थीम है मेरे बिना तुम प्रभु, यह इन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भगवान भक्त पर निर्भर है और भक्त किस पर निर्भर है? भगवान पर निर्भर है। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के बिना एक दूसरे की पहचान नहीं है। इसी पवित्र भाव को इन्होंने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा की है। कवि ने कहा कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। कविता की पंक्ति को प्रश्न से प्रारंभ किया गया है, जिससे कि कविता में अंतिम तक हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। कि यही कविता है इस पूरे बुक में जो प्रश्न से स्टार्ट है और अंतिम पंक्ति भी प्रश्न पर जाकर समाप्त है, जिससे हमारे मन में जिज्ञासा हमेशा इसके प्रति बनी रहती है। और इसीलिए इन्होंने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, जब मैं ही न रहूंगा, जब मैं ही न रहूंगा तो तुम क्या करोगे? तुमको कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला होगा? कोई नहीं पूछेगा। तो मैं तुम्हारा क्या हूँ? जल पात्र हूँ। मैं तुम्हारा क्या हूँ? जल पात्र। जल पात्र जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। अगर वही टूट कर बिखर जाएगा, अगर टूट कर बिखर जाएगा तो तुम पानी किसमें पियोगे? तुमको कोई पानी पिलाने वाला भी रहेगा? नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी मदिरा हूँ। मदिरा, मदिरा कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? कि सोम रस होता था, जो पोषक होता था और हम लोग खुशी में देवताओं को क्या करते थे? चढ़ाते थे। उस जमाने में माना जाता था कि उससे उनको शक्ति मिलती है। तो जब मेरे पास वो रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जब मदिरा मेरे पास नहीं है, मदिरा रखा रखा बर्तन में सूख जाएगा तो तुमको देने वाला भी कोई ना मिलेगा, तो तुम उस परिस्थिति में क्या करोगे? तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे? तो मैं ही तुम्हारा क्या हूँ? वेश हूँ। मैं ही तुम्हारा क्या हूँ? वेश हूँ। मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ। अगर तुम मुझे खो दोगे, अगर तुम मुझे खो दोगे तो तुम अपने आप को खो दोगे। किसको खो दोगे? अपने आप को खो दोगे। कौन खो देंगे अपने आप को? प्रभु खो देंगे। क्योंकि जब मेरा अस्तित्व ना होगा तो सब स्वाभाविक है, प्रभु का भी कोई अस्तित्व न रहेगा, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम गृह निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। फिर कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा, यानी भक्त अगर नहीं है, भक्त है तभी भगवान के लिए घर बनाता है, जिसको हम लोग मंदिर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। तो जब घर ही ना होगा तो आपका स्वागत कौन करेगा? हम जो विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ में भक्त देवी को, देवता को बुलाकर वहाँ बैठाते हैं, तो उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मैं पादुका हूँ। पादुका मतलब जूता चप्पल, जिसके अर्थ में हम लोग बोलते हैं। अगर मैं वो नहीं रहूँगा तो तुम आओगे वहाँ से पैदले,
ठीक है ना, अपने पैरों पे चल कर आओगे, कांटा तो बहुत, रास्ता तो बहुत नुकीला कंटीला है, तुम्हारे पैरों में क्या हो जाएंगे, कांटे गड़ जाएंगे, लहूलुहान हो जाओगे, उसमें से छाले पड़ जाएंगे और तुम इधर उधर भटकने लगोगे। तुम्हारा जो ये शानदार लवादा है, जिस भारी भंगिमा को तुमको लोग संसार पूछते हैं, जानते हैं, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब तक तुम्हारी कृपा दृष्टि मेरे कपोलों पर है, मेरी नर्म होठ तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हारा जब हम नाम लेते हैं तो वह तुम्हारे लिए सैया का काम करता है, बिछौना का काम करता है, वहीं पर तुम आराम करते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम हम हमेशा लेते रहते हैं। निराश होकर वह सुख खोजेगी जो, यानी तुम निराश हो जाओगे और तुम जो सुख खोज रहे हो वह सुख तुम्हें नहीं मिल पाएगा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में जब सूर्यास्त के रंगने का जो सौंदर्य अभी हमें दिखाई पड़ रहा है, जब सूर्य डूबता है तो वो अपनी लाली उसकी चारों ओर क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो वो जो खूबसूरती तुम्हें देखने का मौका हम भक्त लोग देते हैं, वह भी तुम्हें देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मुझे इस बात की शंका है, कि जब मैं न रहूँगा, हे प्रभु तुम क्या करोगे, तुमको पूछने वाला, तुमको महत्व देने वाला कोई भी आदमी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए कविता में जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न अब आपको समझ में आ जाएगा। कविता का भाव मुख्य है, जब भाव को आप क्लियर करके रखेंगे तो आपको उसके मीनिंग भी आसानी से समझ में आते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है एक कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, तो हमें ये याद रखने होंगे कि यह प्रश्न जो है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता से ली गई है। शानदार लवादा किसका गिरेगा, तो हम इसका आंसर शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि शानदार लवादा भगवान का, प्रभु का गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि जब उसको मानने वाले, उसको सम्मान देने वाले भक्त ही ना होंगे तो प्रभु को कौन पूछेगा, प्रभु का कपड़ा कौन देगा, तो उस परिस्थिति में उनका शानदार लवादा गिर जाएगा। ठीक है, कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह जीवन क्या है, नश्वर है। तो जीवन नश्वर है का अर्थ होता है कि जीवन को एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। तो जब हमारे जीवन को समाप्त हो ही जाना है तो हम कुछ अच्छा काम करके अपने जीवन को समाप्त करें, ताकि हमारे बाद भी हमारे इस कार्य को लोग उसका नाम लें। आप इस तरह से आराम से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।